आज हम करेंगे जी एक्स पार्टी जब दावा प्रोसीडिंग हो जाती है, दावा एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाता है तो उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, कौन सा रूल उसको डील करता है, एक्स पार्टी कब होता है, इसके लिए लिमिटेशन क्या है फॉर सेटिंग साइड एक्स पार्टी ऑर्डर और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती है, ये कब जो है सेटिस्फाइड हो सकती है, किन सर्कमस्टेंसेस में, कौन सी गुड काजेस हैं, ये सारी चीजें वो देखेंगे। और साथ ये देखेंगे कि अगर हमने प्लेंटिफ ने एज ए प्लेंटिफ इसमें एप्लीकेशन रेस्टोरेशन की देता है तो वो कौन से रूल के तहत देगा, और अगर ज्यादा प्लेंटिफ हैं तो क्या सबको रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देनी चाहिए या कोई एक भी दे सकता है। ये सारे सर्कमस्टेंस अलॉन्ग विद द जजमेंट्स आज हम देखेंगे और इसके क्रॉस रेफरेंस भी देखेंगे। अगेन के क्या ये जो रूल्स हैं ऑर्डर 9, रूल 7, 8 और रूल 9, ये कोई कोडल बार भी क्रिएट करते हैं। सर मेरी बेरक किधर आ, वेरी गुड, अभी 5 साल और चाहिए। चलिए बहरहाल जी, वो ऑर्डर 9 रूल 7 कहता है, यहां चलते हैं। प्रोसीजर वे डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ जॉन हियरिंग्स एंड साइन गुड काज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। अब वो डिफेंडेंट आ जाता है जी, या डिफेंडेंट्स आ जाते हैं, मुद्दा अलैहिम आ जाते हैं, और वो अपनी कोई गुड काज वजूहात बताते हैं प्रीवियस नॉन अपीयरेंस की, जो पहले से कार्रवाई हो चुकी होती है प्रोसीडिंग। अब इसमें प्रोसीडिंग में एक स्टेप हुआ है, 2 स्टेप हुए हैं, जस्ट अभी एक्स पार्टी हुआ है, या उसके बाद कोई एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, इशू फ्रेम हुए हैं, बहस पे केस आ गया है, ये सारा जो है अंटिल फाइनल जजमेंट और डिग्री ये प्रोसीडिंग में शामिल होगा, और प्रोसीडिंग ही ये बोला जाएगा इसे। अब इसमें है कि प्रोसीडिंग और ऑर्डर, ऑर्डर क्या है कि जिस डेट से हुआ है वो एक्स पार्टी, दैट इज द ऑर्डर, और प्रोसीडिंग के उसके सब्सिक्वेंट जितनी भी प्रोसीडिंग, जैसे हमने पहले कहा कि बहुत इशू फ्रेम हुए हैं, एविडेंस आई है, कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन व्हाट्सएवर प्रोसीडिंग हो रही हैं, तो उन सबको खत्म किया जाए। और जब एप्लीकेशन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की एक्सेप्ट होती है तो एक डी नोवो ट्रायल होता है, यानी कि क्लॉक बैक हो जाता है और दावा उसी तरह से ही स्टार्ट हो जाता है कि जैसे अभी डिफेंडेंट ने उसको ज्वाइन किया है। अच्छा, अगेन एक और बात है कि अगर वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग सेटिस्फाइड नहीं होती तो क्या डिफेंडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग में? एक्स पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो पार्टिसिपेट, यस ही कैन पार्टिसिपेट। एक्स पार्टी नहीं हुआ सेटिस्फाइड, प्रोसीडिंग में कार्रवाई में वो हिस्सा ले सकता है। यहां भी उसने ज्वाइन कर लिया, और फिर इसमें जो जितने भी मिन्यूट पॉइंट हैं उस पे हम विद रेफरेंस टू जजमेंट बताएंगे जी। वो कहते हैं जी, वेयर द कोर्ट्स हैज जॉइन द हियरिंग्स ऑफ द सूट एक्स पार्टी एंड द डिफेंडेंट, एक्स पार्टी हो गया, केस adjourn हो गया। अब क्या हुआ, डिफेंडेंट आ जाता है एट और बिफोर सच हियरिंग। अब उसने जो डेट नेक्स्ट फिक्स की उससे पहले आ जाता है। हमने वैसे देखा प्रीवियस जो रूल हैं वो ये बताते हैं कि जब एक्स पार्टी होता है तो अदालत को अख्तियार है कि एक्स पार्टी करते साथ ही वो डिक्री भी कर सकती है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली बहुत रेयर होता है, बहुत कम चांस है। अब उसने कहा जी वो क्या है, आ जाता है कौन, डिफेंडेंट, और बिफोर सच हियरिंग। अब बात करता है हियरिंग की। अब यहां आगे चल के हम देखेंगे हियरिंग क्या है। अपीयर्स एंड साइन गुड काज फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, गुड काज कोई रीजनेबल, उसमें क्या है कि वो एक्सेस नहीं कर सका, सर्कमस्टेंस ऐसे थे बियॉन्ड दी उसके कंट्रोल थे पार्टी के, प्लेंटिफ के, या कोई एलिमेंट थी जिसकी वजह से वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो सका। ही में
upon such terms as the court direct as to cost or otherwise be heard in answer to suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance। अब यहाँ ही बात करता है कि वो जब पार्टिसिपेट कर लेगा प्रोसीडिंग में तो ऐसे ही कंसीडर होगा कि जैसे वो पहली दफा जो शामिल हुआ था उसी से ही प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होंगी। अब एक क्वेश्चन और भी है, कुछ टॉडलर है, नए लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि एक्स पार्टी होगा तो ऊपर जाना है या उसी कोर्ट में। तो सेटिंग साइड एक्स पार्टी वो ऑर्डर, प्रोसीडिंग और जजमेंट, आगे रूल बताएगा ऑर्डर 9 का रूल 13 ही कि उसी कोर्ट में ही एप्लीकेशन मूव करनी है, ऊपर किसी कोर्ट में नहीं जाना। अब दूसरी बात करता है जी क्या इसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। बिल्कुल जी, इसमें लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट जो कहता है कंडोनेशन ऑफ डिले, अगर वो प्रेस्क्राइब्ड टाइम में कोर्ट को अप्रोच नहीं किया गया तो एप्लीकेशन जो है मूव की जाएगी अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट। अब एक रेयर सी जजमेंट है, वो ये कहती है कि एक्स पार्टी ऑर्डर ऑल दो एक्स पार्टी 30 डे होता है, लेकिन यहां वो कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर और प्रोसीडिंग कैन बी सेट असाइड एट एनी टाइम बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल प्रोवाइडेड एप्लीकेशन फॉर द सेम इज मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। अब बहुत रेयर जजमेंट है और इसे मैं कोड करूंगा 2005 CLC 689, 2005 CLC 689 जजमेंट है और ये कहती है कि इस सूरत में प्रोसीडिंग सेटिस्फाइड होने के लिए पीरियड है 3 year। आगे चलते हैं सर, वो कहता है ऑर्डर 9 का रूल 8 क्या कहता है जी, प्रोसीजर में डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। अब वो कहता है कि क्या अगर मुद्दा लय ही आता है और मुद्दई नहीं आता तो दावा डिसमिस हो जाना चाहिए, ठीक, और अगर डिसमिस होना चाहिए तो किस हद तक कितना होना चाहिए, और अगर वो क्लेम मान रहा है, डिफेंडेंट मुद्दई का क्लेम पार्शियली मान रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, अगर टोटो मान रहा है तो फिर क्या होना चाहिए। वो कहते हैं जी प्रोसीजर पे डिफेंडेंट्स ओनली पेयर्स, अब सिर्फ डिफेंडेंट आ रहा है, प्लेंटिफ गायब है, वेयर द डिफेंडेंट पेयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट पेयर्स व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर्स दैट द सूट बी डिसमिस्ड अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द क्लेम। अब सूट क्या होगा जी, डिसमिस हो जाएगा, लेकिन इस सूरत में नहीं होगा कि जब डिफेंडेंट उसका कोई पोर्शन या क्लेम जो है वो मान लेता है। बात समझ आई कि क्या है, जैसे हमने कहा कि जजमेंट ऑन एडमिशन, एडमिशन पे जजमेंट भी हो सकती है, और यहां भी अगर वो क्लेम मान रहा है डिफेंडेंट या पोर्शन मान रहा है तो फिर वो दावा डिसमिस नहीं होगा। आगे कहता है और पार्ट देयर ऑफ, या उसका कोई पोर्शन मान रहा है, इन विच केस कोर्ट शैल पास अ डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट अपॉन सच एडमिशन। अब क्या है जी, ऐसे एडमिशन पे डिफेंडेंट के खिलाफ डिक्री हो जाएगी ऑल्दो प्लेंटिफ हाजिर नहीं है, एंड वेयर पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम हैज बीन एडमिटेड शैल डिसमिस द सूट सो फार एज इट रिलेट्स टू द रिमाइंडर। अब बाकी जो है बकिया की पोर्शन की हद तक वो कहता है जी सूट जो है वो क्या होगा, को डिसमिस हो जाएगा। अब अगर सूट डिसमिस हुआ तो हम आमतौर पर किस रूल, हम रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देते हैं, एक तो सेम जाएगी उसी कोर्ट में, ठीक, अगर सूट डिसमिस हो जाता है तो कौन सा रूल इसे डील करता है, कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर 9 रूल 4, ऑर्डर 9 रूल 9। अगला रूल यही बताता है, अगेन इसके लिए भी यही है कि अगर ये लिमिटेशन बार है, इसके लिए 30 डे लिमिटेशन प्रोवाइडेड है, अगर ये लिमिटेशन बार है तो एप्लीकेबल होगा। क्रॉस रेफरेंस में भी आप लिख सकते हैं
सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1908। आगे चल के हम बात करते हैं सर कि वो कहता है कि डिसमिस, यहां उसने बोला शुरू में व्हेन दिस सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। सर एवरी डेट जो है सूट की वो डेट ऑफ हियरिंग नहीं होती। डेट ऑफ हियरिंग बेसिकली लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में अगर देखा जाए तो वो डेट ऑफ हियरिंग है जहां कोई मटेरियल क्वेश्चन आंसर या केस में लिस्ट में कोई मटेरियल प्रोसीडिंग होनी है, कार्रवाई होनी है, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ हियरिंग। अब डेट ऑफ हियरिंग के बारे में वो बात करता है, मुख्तलिफ जजमेंट्स हम कोट करते हैं। क्या है जी डेट ऑफ हियरिंग? हर डेट ऑफ हियरिंग नहीं होती। समनिंग की डेट है, डेट ऑफ हियरिंग नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है थ्रू जजमेंट्स। टेकिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस जब हो रही है दैट इज आल्सो कॉल्ड डेट ऑफ हियरिंग, which vindicate through verdict 2009 YLR 228। आगे वो कहता है जी हियरिंग की डेट क्या है? डेट हियरिंग ऑफ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट्स की डेट भी यही सुपरा जजमेंट ही बात जो मैं अभी बताई वही बात कर रही है कि 2009 YLR 228 कि उसमें एविडेंस के लिए है, आर्गुमेंट के लिए है, कंसिडरेशन ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू सूट, कोई मटेरियल क्वेश्चन है, 2009 YLR यही जजमेंट उसे सपोर्ट कर रही है। फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट जवाब दावे के लिए है तो फिर डेट ऑफ हियरिंग होगी 1981 CLC 146। आगे स्ट्राइकिंग ऑफ इशू, टेकिंग एविडेंस और टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड हियरिंग ऑफ आर्गुमेंट्स रिगार्डिंग जजमेंट्स, ये सारी जो प्रोसीडिंग जब हो रही होती हैं तो इन प्रोसीडिंग को हम कहेंगे जी डेट ऑफ हियरिंग। अच्छा यहां एक और बात आ जाएगी कि अगर कंसोलिडेटेड सूट है और दो सूट कंसोलिडेटेड हैं, उनमें एक दोनों प्लेंटिफ ही हाजिर नहीं होते, एक प्लेंटिफ का अलग सूट है या सेट ऑफ प्लेंटिफ्स का अलग सूट है और दूसरा सेट ऑफ प्लेंटिफ का अलग सूट है, लेकिन दोनों कंसोलिडेट हो गए। अब दोनों में एक हाजिर होता है एक नहीं होता, तब क्या होगा? क्या सूट डिसमिस हो जाना चाहिए? है कोई आइडिया? नहीं, सूट डिसमिस नहीं होना चाहिए। यही एक रेयर सी जजमेंट है जो कहती है कि सूट कंसोलिडेटेड वेयर टू सूट्स are consolidated, there is but one decree in the consolidated suit. The plaintiff in the two suits are to be regarded as plaintiff in the consolidated suit. वो कंसोलिडेट हो गए तो वो एक ही प्लेंटिफ कंसीडर किया जाएगा और एक सूट के अगर प्लेंटिफ उसमें हाजिर नहीं भी हुए तो वो डिसमिस नहीं होगा। ये है जी PLD 1954 लाहौर 575। ऐसी बहुत सी पॉइंट्स रेयर होते हैं और उसमें बहुत रेयर जजमेंट्स आती हैं जिसमें ये बात करता है। आगे सर अगर हम देखें तो वो कहता है जी लिमिटेशन इसके लिए कितनी है, किसके लिए? बहाली के लिए। और कौन सा एक्ट या आर्टिकल इसको डील करता है? वो कहता है जी आर्टिकल 164 लिमिटेशन एक्ट 1908 इसको डील करता है, जो कि प्रोवाइड करता है इसकी लिमिटेशन कितनी है? 30 डे। सर अगर बियॉन्ड दी 30 डे चला जाता है तो फिर क्या होगा? एप्लीकेशन आएगी कंडोनेशन ऑफ डिले की अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1908 की। इसी तरह आगे जी के प्रोसीडिंग जो है डेट ऑफ हियरिंग को हमने कहा। यहां एक और बहुत रेयर सी बात है कि चूंकि ये कोडल बार आ जाता है, हमने उस वक्त जब सेक्शन 9 पढ़ रहे थे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, तो वो कहता है कि सूट एक्सप्रेसली
और impliedly barred by law। तो बहुत सी ऐसी सिविल प्रोसीजर कोड की ही प्रोविजंस हैं जो कि सूट को बार कर देती हैं। तो वन ऑफ द दोज प्रोविजन ये भी हैं कि सूट जो है वो बार हो जाता है। ऑर्डर 9 रूल 9 इसको बार कर देता है कि फ्रेश सूट नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। अब ऐसा रेयर सा फिनोमेना सम टाइम आता है कि कहीं आपने देखना होता है कि ये डेटा फेयरिंग है कि नहीं है। अगर लिमिटेशन भी एक्सपायर हो गया, आपने ऑर्डर शीट चेक करनी है। जब ऑर्डर शीट चेक करेंगे कि तो सम टाइम किसी रीडर ने डेट दी होती है, कोई मटेरियल काम जैसे कि हमने कहा कि नहीं हो रहा, कोई एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो रही, दैट इज नॉट कॉल्ड फॉर डेटा फेयरिंग। तो उसके लिए भी एक जजमेंट है कि अगर रीडर ने उसको अर्जन किया है तो दैट adjournment not considered to be a date of fearing। वो कहता जी डेट गिवन बाय रीडर ऑफ द कोर्ट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज a date of fearing। 1995 SCMR 218 2001 PLC 226। आगे सर हम चलते हैं जी। नेक्स्ट इसका ऑर्डर 9 का रूल 9। अब डिग्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट, यही कोडल बार है कि नया दावा दायर नहीं किया जा सकता। वही दावा जो है ऑलरेडी जो पेंडिंग था, डिसमिस हो गया, उसकी बहाली के लिए ही दरखास्त देनी पड़ेगी। वेयर ए सूट is wholly or partly dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action। हाँ, अगर cause of action मुख्तलिफ है तो वो तो अलग बात। But he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfied the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing। जैसे कि पहले भी हमने डेटा फेयरिंग की या हेयरिंग की बात की, तो वो कहता है कि क्या है कि सफिशिएंट काज बताएगा, गुड काज बताएगा। The court shall make an order setting aside the dismissal upon such term as to cost or otherwise as it think fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit। और सूट क्या करेगी कोर्ट जो है उसको बहाल करते हुए क्या करेगी, क्योंकि डेट फिक्स कर देगी। लेकिन एप्लीकेशन जब रेस्टोरेशन की जाती है, अगर आगे जो है सब रूल वो बताएगा कि उसके लिए नोटिस जरूरी हैं। लेकिन किन सूरतों में, जब डिफेंडेंट अपीयर हो रहा हो। अगर डिफेंडेंट अपीयर हो मतलब है कि अपीयर नहीं हो रहा और डिसमिस हो गया, तो फिर जरूरी नहीं है। No order shall be made under this rule unless notice of the application has been served on the opposite parties। अब immediately एक एप्लीकेशन आ गई डिसमिसल के बाद, और बेशक विद इन टाइम है, बेशक गुड काज भी है, रीजनेबल ग्राउंड भी है, इवन देन डिफेंडेंट को नोटिस होगा उस एप्लीकेशन पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड दावा बहाल नहीं होगा, डिफेंडेंट को नोटिस होगा एप्लीकेशन का, डिफेंडेंट आएगा, हाँ इधर कंटेस्ट हो ना हो, जो भी उसमें अदालत डिसाइड करे उस एप्लीकेशन को, दावे को बहाल करे, तो देन जो है प्रोसीडिंग फर्दर कंटिन्यू होगी और सूट उसी स्टेज से शुरू हो जाएगा जिस स्टेज से वो डिसमिस हुआ था। आगे वो कहता है जी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 shall apply to application under sub rule 1। तो सेक्शन 5 की जो एप्लीकेशन है या एप्लीकेबिलिटी है वो होगी। ये आज हमने जी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की सेटिंग साइड की बात की, और नेक्स्ट हम बात करेंगे जो और बहुत अहम है, और उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन भी आएगा जो कि एक्स
सेटिंग साइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट। याद रखिएगा एक्स पार्टी आर्डर, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और चीज है, एक्स पार्टी डिक्री और चीज है। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में भी आएगा कि आइदर प्लेंटिफ के पास ये या पार्टी के पास ये रेमेडी है कि वो इसको इलेक्ट करती है आर्डर 9 रूल 13 को या सेक्शन 12 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को।